आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची, शेड्यूल्स जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। आज इसके बारे में हम आज बहुत अच्छी तरीके से हो करेंगे, लेकिन इसके बताने के पहले मैं आपके सामने इसके महत्व को बता दूं। जो भी देखो परीक्षा देते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, अब यदि कोई सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस या आईएएस का एग्जाम देता है तो उसमें क्या होता है कि लगभग 18 से 20 प्रश्न आना निश्चित ही होता है। जब 18 से 20 प्रश्न आएंगे तो एक प्रश्न निश्चित रूप से पीसीएस में तो 4-5 वर्षों का यदि आप ट्रेंड उठा लें तो निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो आपको इसमें गहराई से पढ़ना है। दूसरा, यदि आप सामान्य लेखपाल या सुपर टेट, बीएड, ग्रामीण इस तरीके के एग्जाम देते हैं तो आपको एक सामान्य जानकारी भी मालूम होनी चाहिए कि अनुसूचियां कितनी हैं और उसमें एक सामान्य सा कि इस अनुसूची के बाद इस अनुसूची में क्या दिया हुआ। लेकिन यदि आप पीसीएस या यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो फिर आपको अंदर मालूम होना चाहिए, वरना परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप ये सोचते हो, देखिए ये टॉपिक इतना बहुत टायरिंग या बहुत मतलब कोई इसमें रस तो है नहीं। और रस होता क्या है, अब देखिए एक भक्ति जो रिलीजियस टाइप का व्यक्ति होगा उसे तो धार्मिक चीजों में रस मिलेगा। तो मुझे लगता है यदि रस की बात की जाए तो रस तो इसमें मिलना चाहिए कि आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं। यदि आप वास्तव में एक प्रतियोगी हैं तो आपको इसमें, यदि आपको ये मालूम है कि इससे एक प्रश्न आना ही आना है तो फिर इसमें क्यों नहीं आपको रस मिलना चाहिए। रस तो, अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कॉमेडी पसंद कर रहा है, जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, तो उसको सारा रस उसमें मिलेगा। ठीक है, तो इस दूसरा, यदि दूसरा एक सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मान लो आपकी जरूरत क्या है। आज आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप लॉ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो चलो ठीक है, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन सोचो कि यदि आप समाज शास्त्र का पेपर देने जा रहे हैं, यदि भूगोल का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको इसमें क्या रस मिलेगा? कोई रस नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपको इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट अपने अपनी जरूरतों के आधार पर होता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इसमें आप अपना इंटरेस्ट जनरेट करो, इंटरेस्ट लाओ, क्योंकि यदि इंटरेस्ट नहीं लाए तो फिर बहुत मुश्किल होगी। बाकी चीजें मैं आपके सामने ला रहा हूँ एक 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 करके, और इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से आप तैयार करने की कोशिश करें। देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में उनको 4 अनुसूचियां यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में छोड़ी गई अपनी जरूरत के अनुसार। आप जानते हैं जैसे भारत का संविधान एक फ्लेक्सिबल लचीला संविधान है और जरूरत के अनुसार, क्योंकि उस समय जब संविधान बना तब की जरूरतों के अनुसार उतनी अनुसूचियां पर्याप्त थी, लेकिन जो जो समय के अनुसार जरूरत पड़ी इसमें बदलाव किए गए। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहली अनुसूची, मैं आपको ये भी बताता चलूंगा साथ में कि वास्तव में यदि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसके अंदर भी चीजों को अच्छे से जानने की कोशिश करिए। देखिए पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं याद करना, सीधे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहली अनुसूची तो याद ही नहीं करना ना, ये तो पहले से जानते हो कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए सबसे बड़ी बात है, यदि आप चीजों को याद ना कर पाए तो फिर पढ़ने की कोई मतलब नहीं रह जाता। आप बुक से भी तो पढ़ लेते हैं और पढ़ते भी है क्या, पढ़ते नहीं है, लेकिन यदि आप यहीं पे तैयार हो जाए वो सबसे बड़ी बात होती है। और मेरी कोशिश होगी यदि आप पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ 20 मिनट मेरे साथ जुड़ते हैं तो इतना पक्का है कि आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ये हो सकता है कि एक बार चीजों को देखने सुनने के बाद कुछ कमी रह जाए तो उसको 2 बार 3 बार देख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। तो अब हमारी आती है दूसरी, लेकिन जब हम दूसरी अनुसूची पढ़ेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि दूसरी और तीसरी को आप साथ में पढ़िए, फिर अब कहेंगे 5वीं और 6वीं को साथ में मिलाकर पढ़िए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए दूसरी अनुसूची और तीसरी में क्या है। दूसरी अनुसूची,
और ये तीसरी अनुसूची, ठीक है, तीसरी अनुसूची। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें वेतन भत्ते, वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें शपथ का उल्लेख है। इसमें क्या है, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। देखिए आपको उसमें ढेर बुक्स में आपको ढेर सारी चीजें मिलेगी तो कंफ्यूजन होता है कैसे याद करें, बहुत सरल है कैसे। अब देखिए वेतन भत्ते और पेंशन और इसमें शपथ, तो देखिए तीन जो अधिकारी होते हैं जिनका दोनों में उल्लेख है। तो पहले कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीश देखिए 60 में लिखा है, इसमें समझने की कोशिश करिए। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। और सीएजी नियंत्रक, भारत के नियंत्रक महालेखा, भारत के नियंत्रक एवं सीएजी से महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, सीएजी याद रखो ये, ठीक है, ये सीएजी। तो आपको और यही चीज इसमें भी याद रखना है आपको, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्लस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्लस सीएजी, इतना याद रहेगा। अब देखिए इसमें वेतन भत्ते पेंशन किसका किसका, ये तो है ही, ये तो आपका दिया ही गया है। अब आपको देखिए संसद जो होती है, जो आपका केंद्र में होता है, तो संसद के सदस्य, ठीक है। अब इसके बाद जो इधर आएंगे तो जो केंद्र में हमारे अधिकारियों को हम सिर्फ लेंगे इसमें, कैसे, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, संसद में कौन कौन सी चीजें होती है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होता है, तो इन्हीं के अधिकारी और पदाधिकारी होंगे। जैसे इसमें आपके राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अब देखिए लोकसभा में आएंगे तो लोकसभा में क्या होगा, अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इसके बाद अब राज्यसभा में सभापति होते हैं और सब होता है और उपसभापति होता है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उपसभापति। अब देखिए अब आइए राज्य में, आइए राज्य में क्या होता है, गवर्नर होता है, तो आप गवर्नर को ये गवर्नर। देखिए वहां पर हमने पीएम नहीं है, पीएम नहीं करना है, इसी तरह यहाँ मुख्यमंत्री भी नहीं करना है, तो आपका गवर्नर हो गया। अब गवर्नर जैसे कि वहां संसद तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, इसी तरह विधानमंडल भी तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। तो गवर्नर हो गया और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये देखिए विधान सभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष। और इसी तरह विधान परिषद होती है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ठीक है, उपसभापति। देखिए आपको ये सारी चीजें याद करने में काफी दिक्कत लगती होगी, लेकिन समझकर करोगे तो कुछ नहीं, वहां राष्ट्रपति यहाँ राज्यपाल, ठीक है ना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से संबंधित लोकसभा, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति। इसके बाद आप आइए, हो गया ना। इसके बाद गवर्नर को लीजिए, गवर्नर और विधानमंडल के, तो इतने का वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख कहाँ पर है, दूसरी अनुसूची में। अब आते हैं हम तीसरी अनुसूची में, और ये पहले से बता रखे हैं, ये तीन अधिकारी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सीएजी, ये दोनों में है। अब यहाँ पर क्या है और आएगा तीसरी अनुसूची में, और क्या आएगा तीसरी अनुसूची। आपको बड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो इसे समझ कर आपको करिए, कुछ भी नहीं है। तीसरी अनुसूची में कौन से है इन अधिकारी, संसद के सदस्य एवं मंत्री, संसद के सदस्य एवं मंत्री। और यहाँ भी विधानमंडल के सदस्य एवं मंत्री, विधानमंडल
के सदस्य एवं मंत्री। मुझे लगता है इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी और तीसरी अनुसूची यहीं से प्रश्न आता है और गलती आप यही करते हैं। आपने बस इतना याद कर लिया कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है, लेकिन गलती आप कहाँ करते हैं, गलती आप यहीं पे करते हैं। आपको ये सब ढेर सारा लगता है जब कुछ नहीं है। आपको राष्ट्रपति और वहां पे देखना है राज्यपाल, गवर्नर, इनको तीन अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अब उसमें ये ना कहना कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, ऐसा सभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और आपके सीएजी, ये सभी आपके जितने हैं, ठीक है। इसके बाद अब आता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या होती है, चौथी अनुसूची में क्या आता है, केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच जो राज्यसभा के सदस्यों का बंटवारा होता है, केंद्र एवं राज्य के बीच सदस्यों का प्रतिनिधित्व। अब ये चीज हमने आपको पहले से बता दिया कि राज्यसभा में कैसे प्रतिनिधित्व होता है, कितना होता है, ये सब वर्तमान में कितनी है, ये आप राज्यसभा वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए। इसके बाद आता है पांचवी। अब देखो पांचवी जब पढ़े तो छठवीं भी पढ़े। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची और ये छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची। देखिए पांचवी में क्या है, एससी और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण से है। एससी व एसटी के प्रशासन व नियंत्रण से है, ठीक है। अब इसमें छठवीं में क्या आता है, छठवीं में एसटी के प्रशासन। तो आप कहेंगे फिर अंतर की फिर ये बनाई क्यों हुई, ये एसटी पूरे देश के लिए है और ये असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में एसटी के प्रशासन से संबंधित है। तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई पांचवी और छठवीं क्या है। अब हम आते हैं सातवीं में क्या है। सातवीं अनुसूची में क्या है, दरअसल आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों के अपने अपने अधिकार होते हैं, अधिकार क्षेत्र होते हैं। यदि दोनों के अधिकार क्षेत्र में विभाजन ना हो तो क्या हो सकता है, आपस में टकराव होगा। और ऐसा संविधान निर्माताओं ने इसी समस्या को हल करने के लिए दोनों ही शक्तियों के बीच विभाजन, शक्तियों का विभाजन कर दिया। जैसे आपने सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार अपने कानून बनाती है, नियम बनाती है और उस पर उसी का अधिकार होता है। इसी तरीके से राज्य सूची में क्या होता है, राज्य सूची में राज्य अपने अधिकार बनाती है। इसी तरीके से समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार, नियम बनाने का अधिकार होता है। लेकिन अब बात आती है तो फिर दोनों में आपस में विरोधाभास भी और टकराव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ही चलती है, यानी केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून ही माना जाएगा और राज्य सरकार को कंप्रोमाइज करना ही होता है। यानी दो में के, और हमेशा आप ये समझिए कि केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार रखने भी चाहिए और है भी। यदि देश को पूरा बनाए रखना है, उसको अलग होने से, क्योंकि हमारा देश का हर हिस्सा अभिन्न अंग है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में भारत को अलग नहीं किया जा सकता। दुनिया की कितनी भी ताकतें हमेशा एक दूसरे के प्रति हमेशा उसको तोड़ने की विभाजनकारी नीतियां चलाते रहते हैं। चाहे ज्यादातर हर पड़ोसी देश एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना रखता है, लेकिन ऐसे कुछ भी हो, भारत कितना भी डाइवर्सिफाइड हो और कितने भी उसमें वो हो, लेकिन भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। तो चलो हम आते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन। ये है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या है, ये शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अब देखिए प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि देखो हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया कि शक्तियों का विभाजन, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अब संघ सूची, देखिए
विभाजन। संघ सूची में कितने विषय थे? 97 थे, लेकिन अब कितने हैं? +3। ऐसे याद करो, 97 + 3 = 100। इसका मतलब हुआ कि संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? +3 ज्यादा है, बढ़ाकर 100 कर दिए गए। राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन कम कर दिए गए। कितने? 66 - 5 यानी 61 विषय है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप देखिए समवर्ती सूची में कितने हैं? समवर्ती सूची ये है आपका समवर्ती सूची, इसमें कितने थे? 47। तो आप कितने हैं? +5 बढ़ा दिए गए, यानी 52। देखिए अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिकार किसको दिए गए? सबसे ज्यादा अधिकार केंद्र को ही दिए गए। देखिए 97 जो संघ सूची थी जिसमें केंद्र का एक अधिकार होता है, वहां 97 है, और 97 में कितने हो गए? 3 बढ़ा दिए गए, यानी 100 है। राज्य सूची में जहां राज्य को दिया गया है वहां 66 थे, तो 66 में 5 फिर घटा दिए गए, 61 बचे। अब समवर्ती सूची में यहाँ भी देखो केंद्र सरकार की ही चलती है, तो 47 थे और कितने हो गए? 52। तो अब हम 7 अनुसूचियों को पहले 1 मिनट रिवाइज कर देते हैं। देखो ध्यान रखिए आप, दूसरी सूची में वेतन भत्ते और पेंशन। यदि आप लेखपाल या छोटे एग्जाम दे रहे हैं, खैर छोटा कोई भी नहीं होता है, लेकिन यदि आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी, यानी मैं ये कह सकता हूँ यदि आप यूपी SSSC का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपके लिए इतना पर्याप्त है कि वेतन भत्ते और पेंशन। लेकिन यदि आप UPSC या UPPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपको ये याद करना पड़ेगा। इस दूसरी और तीसरी में क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और CAG। ठीक है, ये दोनों में है। और उसमें क्या है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति संसद के बोल दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। यहाँ ये गवर्नर के बाद विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, और तीनों वो ही हैं। अब आप बताइए इसमें जो तीसरी में आते हैं, इसमें शपथ का उल्लेख है। इसमें किसकी शपथ है? जो संसद है, संसद इसकी कहा गया ये तीसरी शपथ। तो तीनों को तो पहले बना ही हुआ है, पहले आप ध्यान रखिए तीनों के शपथ का उल्लेख है इसमें। ये देखिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और ये भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक और संसद के सदस्य एवं मंत्री, विधानमंडल के सदस्य एवं मंत्री। तो देखिए जैसे कि आप इसमें 3 आर्टिकल भी देख सकते हैं, इसमें 60, 69 और 159। देखिए 60 में किसकी शपथ का उल्लेख है? राष्ट्रपति का। 69 में किसकी शपथ का उल्लेख है? उपराष्ट्रपति का। और 159 में किसकी शपथ का उल्लेख है? राज्यपाल का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अनुच्छेद 60, 69 और 159। देखिए अनुच्छेद या कुछ भी चीजें यदि आपके आ जाती हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी में संविधान संशोधन भी आ जाते हैं, इसी में अनुच्छेद आ जाते हैं, तो जितना आपको मिलता जाए उसको वो कर लो। ये नहीं कि अब हम एक बार अनुच्छेद रटते चले गए, ऐसा नहीं, क्वालिटी ऐसा नहीं किया जाता। जो चीज मिलती है उसको हम अपना लेते हैं और धीरे धीरे एक इतना संग्रह बन जाता है कि आपको 200-300 अनुच्छेद तैयार हो जाते हैं, जो कि परीक्षा के लिए आप कर लेते हैं। अब हमारा देखिए चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं और 6वीं हमने आपको साथ साथ बताने को कहा। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? SC और ST के प्रशासन व नियंत्रण से है। 6वीं में क्या है? ST के प्रशासन व नियंत्रण, लेकिन कहाँ? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक सांस में आप बोले असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद हो जाएगा। अब इसके बाद 7वां शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन क्या? कौन कौन से? संघ, राज्य सूची और ये भी हमने बताया। अब आता है 8वां। अब देखिए इसमें थोड़ी जगह कम पड़ती है, मैं इसको वो कर देता हूँ। 8वीं अनुसूची, चूंकि 8वीं अनुसूची में आपको काफी मैटर मिलेगा। 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची। तो देखिए अब आपको ये बहुत क्विक रिवीजन है। अब आप ये समझिए परीक्षा के दौरान ये सारी चीजें आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। परीक्षा 10 दिन रह जाएगी, फिर तो ज्यादातर आपका फोकस करंट अफेयर्स पे रहता है, लेकिन इस स्टैटिक पार्ट को हम छोड़ देते हैं और फिर इसी से, और ये तो आप जानते हैं, यदि आप
सीरियस कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, तो याद रखिए एक एक क्वेश्चन, अच्छा तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक एक क्वेश्चन से ही रुकते हैं, 2 क्वेश्चन से रुकते हैं, 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं, यदि अच्छा तैयारी करने वाला व्यक्ति है। बाकी तो आप जानते हैं सिलेक्शन के बाद भी अगले साल इस बात की गारंटी नहीं होती है कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और ज्यादातर ऐसा ही होता है, जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है वो दूसरे साल बहुत कम लोग ही दे पाते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ है नहीं कि आप सोचे कि एक बार हमने वो कर लिया, क्योंकि इतने सारे फैक्ट हैं, यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो निश्चित आपसे गलती भी होगी। तो चलो हम बताते हैं 8वीं अनुसूची क्या है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा 14 राजभाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से कितना है? 14 राजभाषाओं का, 14 राजभाषाओं का उल्लेख है। चलो अब आइए, 14 राजभाषाओं का उल्लेख, वर्तमान में कितनी है? 22 है। अब देखिए वर्तमान में प्रश्न पूछे राजभाषा, देखिए प्रश्न पूछने के कितने तरीके हैं, वो यही पूछ सकता है कि वर्तमान में कितनी राजभाषाओं का उल्लेख, बहुत बार पूछा गया है, 22 है। अब ये 22 जो 14 और 8 22 बढ़ी, ये संविधान संशोधन के द्वारा ही बढ़ी। अब इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको संविधान संशोधन भी जो पढ़े उनको याद करो। कौन कौन से संविधान संशोधन है? 21, 71 और 92। देखिए 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1967। दूसरा है 71वां संविधान संशोधन 1992, और ये है आपका 21 है, 71 है, और इसके बाद 92वां संविधान संशोधन, ये 2004। देखिए ये 3 के द्वारा अलग अलग बढ़ाई गई है। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कौन से। जो 21वां संविधान संशोधन को ये भी पूछा जा सकता है कि अनुसूचियों या राजभाषाओं में कब पहला संशोधन कब किया गया, किस संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। जो 21वां संविधान संशोधन 1967 है, इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? ये सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये भी तो पूछा जा सकता है सिंपल। दूसरे जब ये 71 अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ा? केएनएम जोड़ा गया, यानी कोंकणी, केएनएम से याद रखो, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है। अब आता है 2004 या 92 अमेंडमेंट एक्ट, ये जो 92वां संविधान संशोधन 2004 है, इसके द्वारा कौन से जोड़ा गया? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। देखो इस प्रश्न के महत्व को आप, यदि आप ट्रेंड देखते हैं, कोई भी आप परीक्षा का ट्रेंड देख लें 2019 से, 20 से, 21 से, तो आपके ज्यादातर सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। अभी 2021 का जो आरओ की परीक्षा है, उसमें आप देख, हालांकि वो परीक्षा का जो प्रश्न था वो गलत सेट किया गया था, लेकिन प्रश्न भाषा से ही लगभग था। तो कुल मिला के कहीं से भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। 21, 71 और 92। 21वां संविधान 1967 क्या जोड़ा गया? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992, उससे क्या जोड़ा गया? केएनएम, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। और इसके बाद 92 संविधान से 2004, इससे क्या जोड़ा गया? जो 92 अमेंडमेंट एक्ट 2004 है, इससे क्या जोड़ा गया? इससे जोड़ा गया मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। अब आते हैं हम, अब देखिए 8 ये तो मूल हो गए। अब नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची में क्या है? नवीं अनुसूची, देखिए नवीं अनुसूची में उन अधिनियमों और विनियमों को विधि माननीकरण किया गया। विधि माननीकरण, अब देखिए ऐसा है, विधि माननीकरण किया, उनको मतलब एक लीगलाइज कर दिया गया बहुत सारी चीजों को। होता क्या था, नवा संविधान संशोधन, ये दरअसल पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। आप इस बात को ध्यान रखिए। देखिए इसमें संविधान संशोधन भी आ गया। तो पहला संविधान संशोधन 1951, देखो प्रथम संविधान संशोधन
1951 क्या जोड़ा गया, ठीक है, इससे इसमें ये नवीन सूची जोड़ी गई और इसमें भूमि सुधार संबंधी नियमों को रख दिया गया। दरअसल भूमि सुधार जब प्रारंभ हुआ स्वतंत्रता के बाद, विनोबा भावे ने जैसे भूदान आंदोलन वगैरह सभी प्रारंभ किए गए। हुआ क्या कि जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे जिनकी बहुत सारी जमीन होती थी, तो जब भी सरकार इन्हें कोई लैंड रिफॉर्म्स कानून लाई और उनको लोगों को और भी लोगों को जो भूमिहीन थे उनको देने का प्रयास किया, तो वो लोग अपने कानूनी मदद कोर्ट चले जाते थे। तो इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया, इसको नवी अनुसूची में डाल दिया और कहा कि इसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। और उसका दुरुपयोग आज भी सरकार, उस समय सदुपयोग कर रहे थे, लेकिन आज भी सरकार इसका दुरुपयोग करती है कभी कभी। यदि कोई उसे लगता है कि ये कानून इसको कोर्ट में न जाए और कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो नवी अनुसूची में डाल दीजिए। देखिए आमतौर पे ये बात तो बहुत सामान्य व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए कि यदि नवी अनुसूची में कोई चीज डाली जाती है तो उसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब आता है 10वीं अनुसूची। देखिए 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची कैसे जोड़ी गई ये मालूम होना चाहिए। ये देखो 10वीं अनुसूची आपकी है, 10वीं अनुसूची, तो देखो ये 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें दल बदल कानून लाया गया। दरअसल आप भी जानते हैं कि दल बदल किसी को प्रोत्साहन दे दिया जाए, लालच दे दिया जाए, तो सरकार ने क्या किया, ये रिफॉर्म्स किया कि जब भी इस समस्या से निपटने के लिए कानून लाए जिससे दल बदल। तो फिलहाल इसमें तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें दल बदल संबंधी कानून था। अब आता है 11वीं अनुसूची। अब देखो 11वीं अनुसूची क्या है, जगह तो है 11वीं अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, इसमें पंचायतों को प्राधिकार एवं शक्तियां दी गई। पंचायतों को शक्तियां एवं प्राधिकार, ठीक है। अब देखो पंचायतों को शक्तियां एवं प्राधिकार दिए गए किस, अब जाहिर से ये जोड़ा गया होगा तो किस संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन, यह आप ध्यान रखिए, ठीक है, संशोधन। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें विषय कितने हैं मित्रों, इसमें जो विषय है वो 29 विषय हैं। ये बीसीएस में भी पूछा जा चुका है। इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इसमें 29 विषयों का उल्लेख है, मतलब पंचायतों के कौन कौन से हैं वो चीज इसमें 29 विषयों का उल्लेख है। इसी तरीके से और कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1992, ध्यान रखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये है आपकी 12वीं लास्ट अनुसूची। ये 12वीं अनुसूची, ये 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, ये 1992 में जोड़ा गया 74वें द्वारा। इसमें क्या है, इसमें शहर की बात की गई है, नगर पालिकाओं को शक्ति एवं प्राधिकार की बात कही गई है। नगर पालिकाओं को शक्तियां एवं प्राधिकार, तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी ना। 74वां संविधान संशोधन 1992, दोनों देखिए ध्यान रखना, 73वां और 74वां दोनों एक ही सन में है, 92 में। और इसमें विषय कितने हैं, 18 विषय। इसमें 18 विषयों का उल्लेख है। तो मुझे लगता है ये पूरी आपकी 12वीं अनुसूची समाप्त हो गई, ठीक है ना। और इसमें ये आपकी 12 अनुसूची पूरी समाप्त हो चुकी है। अब इनको आप अच्छे से थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो